Here. हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे वही इंटर आप कोहेरेंट सोर्स और अच्छा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे तो हाँ, डिस्ट्रक्टिव तक हो गया। डिस्ट्रक्टिव तब हो गया। तब अब नेक्स्ट जो एडिंग है वो है YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एडिंग लिखना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में YDSE भी बोलते हैं। तो अभी देखो, जो हमने थ्योरी पढ़ा था ना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, उसको यंग्स ने एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया और देखा कि जो फ्रिंजेस पैटर्न प्रिडिक्ट किए गए थे बाय थ्योरी, वैसा ही कुछ बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इसमें होता क्या, एक सोर्स लेते हैं S, इससे दो सेकेंडरी सोर्स प्रोड्यूस करते हैं S1 एंड S2। एक सोर्स लेते हैं S और इससे क्या करते हैं, दो सेकेंडरी सोर्स प्रोड्यूस करते हैं S1 एंड S2। एक सोर्स से दो सोर्स इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये जो दोनों सोर्सेस है ये कोहेरेंट की तरह बिहेव करे, और कोहेरेंट बिहेव करेगा तो जो फ्रिंज बनेगा वो सस्टेनेबल होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे दो स्लिट रखते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन रखते हैं, और इस स्क्रीन पे हम पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न कैसा बन रहा है। सॉरी, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो होता कैपिटल D है। दो जो स्लिट है इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यंग्स ने सोडियम लैंप यूज किया था। यहाँ पे सोडियम लैंप ऐसे रखा, सोडियम लैंप को दो पोर्शन में डिवाइड किया, सोर्स S1 और S2 बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे पैटर्न चेक करा। तो देखो, लाइट आएगा, यहाँ पे फॉल होगा, और लाइट आकर के इधर फॉल होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि इधर से दो सोर्सेस बनेंगे और वो दोनों सोर्सेस इस स्क्रीन पे इंटरफेयर करेंगे। तो इंटरफेरेंस के चलते कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, कहीं पे इंटेंसिटी मिनिमम होगा। तो हम किसी जनरल पॉइंट पे निकाल लेते हैं कि मान लो किसी जनरल पॉइंट पे अगर ये वेव इंटरफेयर करके फॉल कर रहे हैं तो उसके चलते जो इंटेंसिटी आएगा वो कैसा होगा। तो हमने मान लिया कि यहां से लाइट निकला, जाकर के यहाँ फॉल हुआ, फिर दूसरे वेव से भी एक लाइट निकला दूसरे सोर्स से और जाकर के यहाँ फॉल हुआ। इस पॉइंट पे हमें पता करना है कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है मिनिमा और मैक्सिमा के लिए। तो ये जो गैप है, वर्टिकल गैप, हम इसको ले रहे हैं y। ठीक है, ये कहाँ से मेजर कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया हमने, इसको डिवाइड करके हॉरिजॉन्टल लाइन, और उससे y मेजर कर रहे हैं ऊपर या नीचे। ठीक है, देखो हमने क्या बोला था लास्ट क्लास में कि फेज डिफरेंस जो होगा वो चेंज होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है, लोकेशन चेंज होगा तो फेज डिफरेंस चेंज होगा, और वो इसलिए होता है क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे ये सोर्स S1 है, इसने ट्रेवल कितना किया है, ज्यादा किया है। S ने क्या, S1 ने कम करा है, S2 ने ज्यादा करा है, तो पाथ डिफरेंस के चलते फेज डिफरेंस आता है। ठीक है, फेज डिफरेंस आप ला सकते हो तीन तरीके से।
एक तो इनिशियल फेज डिफरेंस होता है, मतलब ये सोर्स में पहले से ही फेज डिफरेंस हो, एक फेज डिफरेंस वो। दूसरा ऑप्टिकल फेज डिफरेंस, ऑप्टिकल के चलते ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा तो उसके चलते एक फेज डिफरेंस आएगा। और तीसरा ये जो लेंथ है ये अगर अलग अलग हुआ तो इसके चलते भी फेज डिफरेंस आता है, वो अभी हम देखेंगे, रिलेशन पढ़ाए भी होंगे, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। सर एक बार फिर से बताएंगे? जब साउंड पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि क्या क्या रिलेशन होता है पाथ डिफरेंस में और फेज डिफरेंस में। ठीक है, चलो तो समझते हैं। क्या इस डायग्राम को एक बार फिर से बताएंगे? ये डायग्राम यंग्स एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। यह दो होल है, इस होल से लाइट पास कर रहा, इस होल से लाइट पास कर रहा है, ये एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे फॉल कर रहा है, और ये एक सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से वाई डिस्टेंस ऊपर एक जनरल पॉइंट लिए हमने, जिसके लिए हमें कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, मान लो ये पॉइंट P है, तो जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस एक्चुअली में होगा कितना, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, मतलब S2P माइनस S1P, ये पाथ डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि एक रे ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा है, एक ने कम डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो इसके चलते क्या होगा, पाथ डिफरेंस आएगा। अब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर खींचो, यहां से क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर रहे हैं, तो होगा क्या कि ये जो लेंथ है, एक मिनट ठीक से कर लें दो, ये लेंथ और सर थोड़ा बड़ा लिखिए ना। क्या बड़ा लिखेंगे थोड़ा फिर बड़ा लिखिए नहीं होगा, जूम कर लो थोड़ा सा वहां पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि जब जैसे ही यहाँ से ये लाइन खींचे, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गया, ठीक है ना, तो जो एक्चुअल में डिफरेंस आ रहा है पाथ में वो कितने का, ये वाला डिफरेंस है। ठीक है, इसको दे रहा है SL। आ रही है बात समझ में? तो एक्चुअली S2P माइनस S1P इज इक्वल टू S2L। ठीक है, देख लो एक बार फिर से देख लो। आगे बढ़े, ये लाइन हमने क्यों ड्रॉ करा है, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करा है ताकि ये लेंथ और यहां तक का लेंथ, मतलब S1P और LP की वैल्यू बराबर है, तो यहां से S2P माइनस S1P बराबर हो जाएगा S2L के। तो अगर किसी तरीके से हम S2L की वैल्यू निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो S2L कैसे निकलेगा, मान लो ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक, तो इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल यहां बन रहा है ऐसे, इस ट्राइंगल में ये थीटा है, ये S2L है और ये S1 है, और ये डिस्टेंस D तुमको दिया गया है, तो D के टर्म में S2L निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ D एंड थीटा। S2L कैलकुलेट हो जाएगा, जल्दी बोलो, D के टर्म में S2L कितना होगा? सर एक बात बोले, हाँ बोलो। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे? थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो फिर ये फिगर हटेगा नहीं ना, क्योंकि जूम में जूम नहीं होता है। जूम पे जूम, तुम लोग मोबाइल यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो? हम तो मोबाइल यूज कर रहे हैं। मोबाइल में भी जूम नहीं होता? नहीं। चलो रुको देखते हैं।
अभी दिख रहा? हाँ साफ साफ दिख रहा है पूरा। सॉरी, ये एस था। ये दोनों लाइट जा करके यहाँ पे फॉल हुआ, बाकी सारे चीज वही है। ये जो डिस्टेंस था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये डी था। अब हमारा काम क्या है? एस एल कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ डी एंड थीटा। होगा कैलकुलेट। और एक छोटा सा और काम करते हैं। इसको यहां से ज्वाइन करते हैं सेंट्रली। ये डिस्टेंस हमने कितना लिया था? y के बराबर। जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर या नीचे करेंगे। और ये एंगल अगर थीटा, तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। दिख रहा है ना अब? हाँ ठीक है। चलो, तो यार थीटा ध्यान देखना कौन कौन है। ये एंगल थीटा, और सेंट्रल लाइन से जब इसको ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट पी है, इसको मिला रहे हो, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, वो थीटा। क्योंकि ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल और यहाँ जो एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, इस पॉइंट को ओ बोल सकते हो, ओ पी। और ये जो मिड पॉइंट है ये ट्रायंगल, और यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है S2 S1 L, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। इसमें भी ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल के चलते ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। आगे बढ़े। जी सर। चलो, अब इसमें क्या करना है देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो ये है, इसको कैसे निकाल सकते हो? tan थीटा इज इक्वल टू, या पहले ट्रायंगल लिख दो, इन ट्रायंगल S1 S2 L। क्या लिख सकते हो? tan थीटा इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, तो tan से नहीं आएगा, साइन से आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर S2L डिवाइडेड बाई D। लिख सकते हो ऐसे। S2L किसके बराबर होगा? S2L बाई D। तो यहां से लिख सकते हो S2L इज इक्वल टू D साइन थीटा। इतने का पाथ डिफरेंस आ रहा है, और यही पाथ डिफरेंस को जब फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसी पाथ डिफरेंस को क्या करेंगे, जब फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। देखो, ये जो थीटा है ना, थीटा यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट के केस में थीटा हमें निकालना पड़ता है कि थीटा कितना होगा। वो कैसे निकलेगा? ये दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ कि स्क्रीन और सोर्स के बीच में डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना है? कैपिटल डी के बराबर। तो अगर ध्यान से देखोगे इन ट्राइंगल विच वन, ओ पी, और इस पॉइंट का नाम दे दो एन, ओ पी एन। tan थीटा विल बी इक्वल टू ओ पी बाई डी। और ओ पी की वैल्यू कितनी थी? y थी, और ये d। देखो, अगर थीटा की वैल्यू छोटा हो, if theta is very small, then tan theta is equal to approximately equals to sin theta। थीटा की वैल्यू क्या हो? बहुत छोटा हो तो हम लिख सकते हैं tan थीटा sin थीटा के बराबर होता।
अब यहाँ से तुम्हें पता चल रहा होगा कि जो फेज डिफरेंस होगा, सॉरी जो पाथ डिफरेंस, सर एन किधर है? कौन सा एन? एन एन इधर इधर, यहाँ ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे जा रहा है ना, तो स्लेट का ये जो दोनों स्लेट है इसका मिड पॉइंट है एन। ठीक है, चलो तो अगर इसको और इस इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो पाथ डिफरेंस कितने का आ जाएगा? पाथ डिफरेंस आएगा S2L इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह पे क्या रखोगे? देखो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा के बराबर है, यानी y डी वाई बाई कैपिटल डी। ये पाथ डिफरेंस है, इसको आप डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर सकते हो। डी वाई मतलब डेरिवेटिव ऑफ y नहीं है वो, तो क्या लिखा है? tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। साइन थीटा। जब एंगल बहुत ही छोटा हो तो tan थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाता है, और इसलिए tan थीटा की जगह हम ये साइन थीटा की जगह tan थीटा पुट करेंगे, और tan थीटा का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करा है। tan थीटा किसके बराबर है? y बाई डी। y बाई डी के बराबर। अब देखो, अब इसमें ये जो स्मॉल डी है इसका वैल्यू तो फिक्स हो गया, दोनों के बीच में जो गैप है वो फिक्स हो गया, और ये जो स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, स्क्रीन और सोर्स के बीच में, ये भी फिक्स हो गया। तो अगर इस पाथ डिफरेंस को चेंज होना होगा तो ये क्यों चेंज होगा? y के चलते। तो अगर यहाँ पॉइंट ले रहे हो तो y की वैल्यू कुछ अलग होगी, यहाँ ले रहे हो तो y की वैल्यू कुछ अलग होगी, यहाँ ले रहे हो तो y की वैल्यू कुछ अलग होगी। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पाथ डिफरेंस आएगा, और अलग अलग अगर पाथ डिफरेंस आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस चेंज होगा। और हमने देखा था कि फेज डिफरेंस कितना होगा तो कैसे मैक्सिमा होगा और कैसे मिनिमा होगा। रिलेशन पता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का? पता? रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस नहीं मालूम है? 11th वाला एकदम पढ़ते ही नहीं हो क्या छोटू? नहीं सर। 11th वाला एकदम नहीं पढ़ते हो? नहीं। पढ़ा करो। चलो, तो हमारा काम क्या होता है कि पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालते हैं। अगर फेज डिफरेंस देखोगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा इंटू फेज डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? पाथ डिफरेंस बराबर होता है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन मैंने बताया था। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू फेज डिफरेंस। ये तो शायद मैंने उल्टा लिख दिया। फेज, अच्छा फेज डिफरेंस निकालना ना, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है, वो उल्टा लिख दिया मैंने, इसको ऐसे करना। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ऐसे लिखना। ठीक है, अब क्या करना है कि हमने पाथ डिफरेंस निकाला, उसको उठा करके पुट कर देंगे। सो फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस कितना? डेल्टा एक्स, एंड दैट इज वाई डी बाई कैपिटल डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना। इंपॉर्टेंट रिलेशन यही से आता है। जो फेज डिफरेंस होता है एक्चुअली वो क्या होता है, जो पाथ डिफरेंस होता है उसको निकालने के बाद आता है। तो पाथ डिफरेंस S2L था, और S2L होता है D साइन थीटा।
ठीक है, कहीं कहीं पे थीटा दिया होता, तो अगर थीटा दिया है तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, इसको इधर कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। और अगर थीटा नहीं दिया हुआ है तो थीटा नहीं दिया तो फिर उधर सिंप्लीफाई करेंगे। फिर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के रिलेशन से हम पता करेंगे कि फाई कितना होगा जब y डिस्टेंस ऊपर नीचे जा रहे हो। तो अब यहां से हम सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ कहाँ होगा ये पता कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रहा है तुमको, जो लिख रहे हैं दिख रहा है ना। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई शुड बी, कल बताए थे एक जनरल टर्म, बताओ कितना होता है, पाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई होना चाहिए 2n इंटू पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। और फाई किसके बराबर है, कितने के बराबर है, सो 2 पाई बाई लेमडा इंटू वाई डी बाई डी इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई चला जाएगा, y की जो वैल्यू होगी डेट विल बी n लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d, जहाँ n क्या है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर इतना डिस्टेंस ऊपर तुम देखोगे, n की वैल्यू पुट करो, ठीक है, लेमडा d बाई डी, जहाँ d क्या है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स, स्मॉल d है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। और जब n 0 होता है तो y की वैल्यू 0 होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही जो पॉइंट होगा वहां पे मैक्सिमा दिखेगा और उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। नंबर 2 को बोलते हैं या नंबर 1 को बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, फिर नंबर 2 को बोलते हैं सेकंड मैक्सिमा। जैसे n की वैल्यू रखते जाओगे तो 0 के लिए सेंट्रल मैक्सिमा, 1 के लिए फर्स्ट मैक्सिमा, 2 के लिए सेकंड मैक्सिमा, 3 के लिए थर्ड मैक्सिमा। या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज और थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो लिखना when n equals to 0, when n is equal to 0, central maxima is obtained, central maxima is obtained, central maxima is obtained, ठीक है। और when n is equal to 1, when n is equal to 1, first bright fringe is obtained, first bright fringe is obtained, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा चेंज करेंगे, देखो ये जो स्क्रीन था ना, ये जो स्क्रीन था हम इस पॉइंट से मेजर कर रहे थे, ऐसे ऊपर जा रहे थे y से, तो जरूरी नहीं है ना ऊपर भी, ऊपर ही जाएंगे, नीचे भी आ सकते हैं, आ रही बात समझ में। तो जब नीचे आओगे ना तो पाथ डिफरेंस नेगेटिव होगा, नीचे आने का मतलब है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला लिखा था S2P माइनस S1P, उससे जो टर्म आएगा नेगेटिव आएगा, इसलिए अगर यहाँ n पुट करते हो तो n प्लस माइनस दोनों साइन लेता, ठीक है। जब n पुट करेंगे टू ऑब्टेन ब्राइट फ्रिंजेस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, n 0 से शुरू होगा
+1 +2 +3 +4 ऐसे, और पीछे भी जाएगा -1 -2 -3 -4, क्योंकि ऊपर भी जा सकते हो। तो ऊपर गए अगर y की वैल्यू लेमडा d/d ऊपर गया तो यहाँ फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। सिमिलरली नीचे भी आ सकते हो इतना से, तो इसको भी फर्स्ट मैक्सिमा ही बोलेंगे। ऊपर जाओ या नीचे जाओ, जो पहला ब्राइट फ्रिंज मिलेगा उसको फर्स्ट मैक्सिमा बोलते हैं, या फिर ऊपर जाओ या नीचे जाओ, जो दूसरा ब्राइट फ्रिंज मिलेगा उसको सेकंड मैक्सिमा बोलते हैं, और जो सेंटर में होगा उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। तो ऐसे सवाल में पूछता है कि फाइंड द लोकेशन वेयर थर्ड ब्राइट फ्रिंज विल बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू 3 रखना पड़ेगा, वहां से y निकल के आएगा। तुमको लेमडा की वैल्यू देगा, d देगा, स्मॉल d देगा। लेमडा बताओ क्या है, व्हाट इज लेमडा? वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका? जो लाइट इस एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है। हम क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। अगर मोनोक्रोमेटिक यूज नहीं करोगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होगा, और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होने के चलते जो y आएगा वो अलग अलग आएगा, λ1 λ2 λ3। तो क्या होता है कि फ्रिंजेस इंटरमिक्स हो जाती है। इसलिए जब भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। कोहेरेंट नहीं होगा तो फ्लक्चुएशन होगा फ्रिंज का, एक जगह पे ब्राइटनेस डार्कनेस ऐसे दिखेगा। और अगर तुमने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज नहीं किया तो फ्रिंज ओवरलैप कर जाएंगे, रेड के ऊपर येलो, येलो के ऊपर ब्लू, ऐसे तुम्हारा क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, फिर से रीडिंग लेने में दिक्कत होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, साथ ही साथ कोहेरेंट लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक तो इजी है, जैसे मैंने बताया, जो यंग्स थे उन्होंने यूज किया सोडियम लैंप। सोडियम लैंप से जो लाइट निकलता है उसमें सिंगल वेवलेंथ होता है, और उसके बाद कोहेरेंट बनाने के लिए उसने डिवाइड किया स्लिट यूज करके पैटर्न पता करा। तो यहां से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हो गया। नेक्स्ट क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैंने क्या बताया था, 2n + 1 पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होता। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए थ्योरी क्या था कि फाई की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 2n + 1 × पाई होनी चाहिए। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि फाई हमने कैलकुलेट करा है, यंग्स ने बताया कि फाई होना चाहिए 2 पाई अपॉन लेमडा × y/d/d। तो वहां से पुट करोगे तो इधर आएगा 2n + 1 × पाई। तो पाई पाई कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई चला जाएगा, और इस बार जो y मिलेगा y विल बी कितना होगा भाई, 2n + 1 λ/2 और कैपिटल D/स्मॉल d। अगेन n क्या होगा, 0। 0 पुट करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 0 पुट करोगे 2 2 कैंसिल, n λ/d/d। +1 भी पुट कर सकते हो, क्योंकि जहां पे हमने ओरिजिन लिया उसके ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, तो -1 भी पुट कर सकते हो। सिमिलरली +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन। n की वैल्यू 0 1 2 3 ये यूनिफॉर्म है। तो जब यहाँ -1 रखोगे तो कितना होगा, -1 अगर यहाँ रखोगे तो -λd/2 स्मॉल d आएगा। इसके कहने का मतलब है नीचे की तरफ y से, और इसमें कोई सेंट्रल डार्क फ्रिंज नहीं होता है। सेंट्रल पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमम होता है, डार्क फ्रिंज नहीं होता है, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 रख रहे हो तो 0 रखने से ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव या पॉजिटिव आ रहा है। देखो n अगर 0 रखोगे तो ये आएगा λd/2d।
नेक्स्ट आता है फ्रिंज विड्थ। इसी में उसने एक चीज एक्सप्लेन करा है, इसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ना पैटर्न बनता है, ये जो स्क्रीन है ना, अगर इसको सीधा करके देखोगे तो ऐसे पैटर्न बनेगा, डार्क, फिर ब्राइट, फिर से डार्क, फिर से ब्राइट, फिर से डार्क, फिर से ब्राइट, ऐसा कुछ बनता है। तो जैसे ये तुम्हारा अगर सेंट्रल लाइन है तो यहाँ पे क्या बना है, ब्राइट बना है, ब्राइट के बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे चलता है। जो पैटर्न है वो अल्टरनेट होता है, ब्राइट डार्क, फिर नीचे आओगे तो अगेन तुमको डार्क मिलेगा ब्राइट के बाद, फिर ब्राइट, फिर ऐसे डार्क। ठीक है, तो ये जो गैप है ना, ये गैप कांस्टेंट होता है और इसी को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। यंग डबल एक्सपेरिमेंट देखोगे तो जैसे अगर मैं इधर से लाइट फोकस करता दो स्लिट की हेल्प से, तो जो स्क्रीन पे पैटर्न बनेगा ना वो कुछ इस तरीके का बनेगा, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ड्यू टू इंटरफेरेंस। बहुत सारे बुक में दिया होगा, एनसीईआरटी में देख सकते हो, एससी वर्मा में देख सकते हो, या कहीं भी यूट्यूब पे ये एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हो। अब फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे? फ्रिंज विड्थ होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू मैक्सिमा और टू मिनिमा, किसी भी दो के बीच में डिफरेंस निकाल लो। तो जो डिफरेंस होगा टू मैक्सिमा एडजेसेंट मैक्सिमा या टू एडजेसेंट मिनिमा के बीच में, उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो लिखना फ्रिंज विड्थ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। लिखना, लिखो, इट इज distance between two successive bright or dark fringe. It is distance between two successive bright or dark fringe. Bright or dark fringe. ठीक है, तो ये जो गैप है ना, एक्चुअली ये जो गैप है इसी को बीटा बोलते हैं। जरूरी है ब्राइट से ही देखोगे, डार्क से भी देख सकते हो। दिस इज व्हाट बीटा। और बीटा की वैल्यू होती क्या है? बीटा कैसे निकलेगा? बीटा निकालने के लिए ऐसे यूज कर सकते हो, yn+1 माइनस yn। एक आगे वाला ले लो, उसके पीछे वाले से घटा दो, yn+1 माइनस yn। कोई भी डार्क का फॉर्मूला यूज कर लो, कंस्ट्रक्टिव का यूज कर लो या डिस्ट्रक्टिव का यूज कर लो, रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि फ्रिंज विड्थ सेम होता है। तो अगर yn देखोगे तो ब्राइट फ्रिंज के केस में कितना होता था, n+1 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d माइनस n लैम्डा d बाई स्मॉल d। सो बीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी n वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा लैम्डा d बाई d, जो कि कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं करता, कांस्टेंट रहेगा ये। तो ये तो मैंने कंस्ट्रक्टिव से निकाला है, मतलब ब्राइट फ्रिंज से निकाला है। तुम इसको डार्क फ्रिंज से भी कैलकुलेट कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता। अब देखो, ये तो पाथ डिफरेंस से हमने फेज डिफरेंस निकाला। कभी कभी क्या होता है ना कि स्लिट के सामने हम क्या करते हैं, कोई ग्लास स्लैब लगा देते हैं। तो ग्लास स्लैब लगाया गया, तो हमने तुमको बताया था पहले, ग्लास स्लैब लगाने से शिफ्टिंग होता है, अपैरेंट शिफ्टिंग। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था तुमको। जैसे यहाँ पे एक सोर्स है
और यहाँ पे तुमने क्या करा, एक टी थिकनेस का जिसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये सोर्स जो है वो शिफ्ट होगा, ठीक है, किधर की तरफ, अगर इधर से देख रहे हो तो इधर की तरफ, और उस एस की वैल्यू कितनी होती थी, 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू टी। अब इसके चलते ना कि एक्स्ट्रा ये पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अभी क्या हो गया, लेंथ चेंज हो गया उस स्लैब को इंसर्ट करने के चलते। तो कभी कभी सवाल में क्या पूछता है कि अगर एक स्लिट के सामने इसको अगर पुट कर दिए तो क्या होगा। तो जो चीज था ना, जैसे S2P माइनस S1P हमने लिखा था, उसमें बस ये पोर्शन भी ऐड कर देंगे कि इतने का और चेंज आ गया पाथ में। अगर एक के सामने रखे तो, दोनों के सामने रखेंगे तो μ1 μ2 दिया रहेगा, थिकनेस T1 T2 भी दिया रहेगा, तो उसको भी ऐड कर सकते हैं इसमें। आ रही बात समझ में। ये सारी चीज एडवांस के एग्जाम में पूछता है, अभी बोर्ड लेवल या जेईई मेंस लेवल के लिए इतना काफी है। चलो, तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था और इंटरफेरेंस का ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, जिसके चलते डार्क फ्रिंज सेंट्रल ब्राइट फर्स्ट ब्राइट ऐसे पैटर्न ऑब्टेन होता है। इन की वैल्यू चेंज करोगे 0 1 2 3 उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो एडिंग है दैट इज डिफ्रैक्शन। समझते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है। चलो, डिफ्रैक्शन का मतलब समझते हैं। देखो, जैसे कोई लाइट सोर्स है और मैं से यहाँ पे ऐसे मार्कर पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। लाइट सोर्स था, इधर से लाइट आ रहा है, मैंने यहाँ मार्कर पुट करा, तो मार्कर पुट करने पे इसका क्या बन रहा है, यहाँ शैडो बन रहा है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, डिफ्रैक्शन समझ रहा है। नेक्स्ट हेडिंग इज डिफ्रैक्शन। समझो डिफ्रैक्शन क्या है। जैसे इधर से लाइट आ रहा है, मैंने इधर मार्कर रखा तो यहाँ शैडो बन रहा, दो लाइट सोर्स है इसलिए दो शैडो बन रहा, ठीक है। अभी हुआ क्या ना कि इस सोर्स को, ये जो मैंने यहाँ पे रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट, इसका मैं साइज बहुत ही छोटा कर दूं। साइज क्या करूं, बहुत ही छोटा कर दूं, मतलब जो लाइट का वेवलेंथ है ना उससे कंपेरेबल कर दूं। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, कि हमारे पास एक लाइट सोर्स है, उसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमें क्या पता है कि उसका शैडो बनना चाहिए वॉल पे, ठीक है। अब मैंने क्या करा ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसका साइज कम करते गया, कम करते 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 एक ऐसा लेंथ आया, एक ऐसा इसका साइज आया, जिसके बाद इसका शैडो ही बनना बंद हो गया। आ रही बात समझ में। ऑब्जेक्ट है लेकिन शैडो नहीं बन रहा है, ऐसा क्यों भाई। ये होता है डिफ्रैक्शन के चलते, ठीक है ना। डिफ्रैक्शन में क्या होता है ना कि जब जैसे ऐसे लाइट फॉल होता है, अगर इसका साइज वेवलेंथ से कम है, लाइट के वेवलेंथ से कम है, तो ये जो कॉर्नर्स है ना, यहाँ से बेंडिंग होता है लाइट का, और बेंडिंग होने के चलते लाइट जहां पे शैडो बनना चाहिए ना, वहां पे जाकर के फॉल हो जाता है और शैडो गायब हो जाता है। ये कब दिखेगा, जब वेवलेंथ और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ जो भी तुम्हारा बॉडी है उसको कंपेयर कर सको। आ रही बात समझ में। हमेशा नहीं होता है, जैसे अभी मैंने मार्कर रखा है, मार्कर के केस में शैडो बन रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में डिफ्रैक्शन होता क्या है, लिख लो। डिफ्रैक्शन फेनोमेना कहते किसको है, डेफिनेशन लिख लो। लिखना, बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम शार्प एजेस of an opaque obstacle क्या बोले सर, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम bending of light
फ्रॉम शार्प एजेस, एज एज नहीं समझते, EDGES, शार्प एजेस of an opaque obstacle, and its spreading, and in spreading and its spreading in the geometrical region, and its spreading in the geometrical region, and its spreading 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 SPREADING, it's spreading in geometrical region of shadow, it's spreading in geometrical region of shadow, is defined as a diffraction of light, is defined as diffraction of light. ठीक है, अब इस जो डेफिनेशन है इसका मतलब समझते हैं कि क्या है। देखो हमने क्या करा, यहां से बहुत सारे लाइट सोर्स ऐसे जा रहे थे, मतलब लाइट रेज जा रहे थे ऐसे, किधर लाइट सोर्स है, और अगर यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ है तो तुम क्या सोचोगे कि लाइट ये रुक गया, ऑब्स्टेकल है, तो ये सारी जो वेव है, लाइट रेज है, ये रुक जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे डार्क पैच आना चाहिए, है कि नहीं? डार्क पैच आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन होता क्या है ना कि लाइट ये कॉर्नर से इधर की तरफ ऐसे बेंड हो जाता है, ठीक है। बेंडिंग बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है तो भी होता है, लेकिन उस टाइम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। जैसे बहुत बड़ा ये हो गया, इधर स्क्रीन रखा हुआ है इस तरीके का, तो जो बेंडिंग होगा ना कुछ इस तरीके का होगा, छोटा सा, तो ये रीजन हम उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। बेंडिंग हो रहा है, शार्प कॉर्नर से पक्का बेंडिंग होता है, लेकिन ये कब दिखता है? जब हम जो ऑब्जेक्ट है उसको बहुत ही छोटा कर देते हैं। तो छोटा करते हैं ना, तो ये जो लाइट आया ना इस कॉर्नर से बेंड हो गया इन द शैडो रीजन, शैडो यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन लाइट बेंड हो गया, तो अब बेंड हो गया तो ये शैडो गायब हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाली भी गायब हो जाएगा, और ये लाइट तो इसको जाना ही था ऐसे। आ रही बात समझ में? तो अब जो शैडो फॉर्मेशन यहाँ होना चाहिए ना वो हो ही नहीं रहा, तो लोग परेशान हो गए क्यों नहीं हो रहा। तो फिर बताया किसी ने कि डिफ्रैक्शन हो रहा है। डिफ्रैक्शन में शार्प कॉर्नर पे लाइट ऐसे बेंड हो जाता है, और बेंड होके करके कहाँ चला जाता है, जो जहाँ शैडो बनना चाहिए उधर लाइट चला जाता है और शैडो को गायब कर देता है। तो जरूरी नहीं कि बेंडिंग इधर ही हो, बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ होता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? डिफ्रैक्शन समझ में आया? होता क्या समझ में नहीं आता है बच्चों को कि सर कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं डिफ्रैक्शन में। शैडो गायब हो जाना, किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट का शैडो गायब होना, या अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो एक्चुअल में शैडो होना चाहिए था इतना बड़ा। अगर इधर से देखोगे तो शैडो इस रीजन में बनना चाहिए था, लेकिन बेंडिंग के चलते शैडो इतना ही रीजन में बनता। लाइट अपर्चर से बेंड होकर के कहाँ फॉल होगा? इधर और इधर। तो ये वाला पोर्शन डार्क रहेगा, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है इसमें लाइट जाने के चलते वहां ब्राइट दिखेगा। ठीक है, ये वाली चीज तुम इसके साथ दे सकते हो। जो तुम्हारा ब्लेड है ना, रेजर ब्लेड जो हम यूज करते हैं, जो पापा यूज करते हैं किसके लिए? दाढ़ी बनाने के लिए। उसको कभी लाइट सोर्स के सामने ऐसे करके रखना, जो एक्चुअल शेप है ना, जैसे कॉर्नर वाला जो शैडो बनना चाहिए वो थोड़ा सा देखना ब्राइट बनेगा उधर कॉर्नर के जस्ट पास। तो लिखना डिफ्रैक्शन। अब समझते हैं होता क्या है। इसको एक्सपेरिमेंटली या इसको भी प्रूव करा गया कि कहाँ पे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो। और ये जो डिफ्रैक्शन है ना, डिफ्रैक्शन ज्यादातर कहाँ पे दिखता है? जैसे हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जिसमें हम एकदम छोटे से ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे तुम्हारा माइक्रोस्कोप मैंने पढ़ाया या फिर टेलीस्कोप पढ़ाया था। तो यहाँ पे ज्यादा ये प्रीडोमिनेंट हो जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटे छोटे दिखते हैं, तो डिफ्रैक्शन वहां पे ज्यादा दिखता है। ठीक है, लिखना, diffraction is a general characteristics, diffraction is a general characteristics exhibited by all types of waves. Diffraction is a general characteristics exhibited by all types of waves, that is sound wave, light waves, water waves, etc. कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा तो सारे के सारे वेव बेंड होते हैं कॉर्नर से। ठीक है, फुल स्टॉप। Since wavelength of light is much smaller, since wavelength of light is much smaller than dimension of most objects or obstacle, since wavelength of light is much smaller than dimensions of most object or obstacle, we do not encounter diffraction, diffraction effect of light, in everyday observations. सर वापस से बोलिए ना, वी डू नॉट के बाद से। We do not encounter diffraction effect of light in everyday observation. ठीक है, तो हमें जनरली ऐसे दिखता नहीं है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हम आसपास देख रहे हैं ना, उसमें क्या हो रहा है, साइज उनका बहुत ही बड़ा है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो वेवलेंथ अगर साइज बड़ा है तो इसलिए जनरली हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हमें लगता है शैडो बन रहा है, लेकिन जैसे ही साइज छोटा करोगे तो दिखेगा तुमको। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलो आप समझते हैं थोड़ा सा सिंगल स्लिट कि इसमें क्या होता है। जैसे यंग्स ने एक्सपेरिमेंट करा था ना इंटरफेरेंस प्रूफ करने के लिए, वैसे ही एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिससे हम डिफ्रैक्शन को प्रूफ करते हैं। देखो बहुत सारे ऐसे लाइट वेव आ रहे हैं एक दूसरे से पैरेलल है, तो मार कर की बैंड बजी पड़ गया। ठीक है, लाइट सोर्सेस है, बहुत सारे हमारे पास रेज है, पैरेलल होकर के आ रही थी। अब हमने क्या करा ना, इसके पाथ में एक ऑब्स्टेकल डाल दिया। क्या करा, एक बड़ा सा ऑब्स्टेकल डाल दिया। बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल डाल दोगे तो ये सारे के सारे लाइट क्या होंगे, इधर रुक जाएंगे, इधर स्क्रीन है। ठीक है, लाइट रेज ऐसे आ रही थी, बीच में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल डाल दिया, जैसे पेपर है ये। तो अब क्या होगा ना, ये लाइट सोर्स, लाइट जो है, लाइट रेज यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, इधर पूरा शैडो का शैडो होगा। अब साइंटिस्ट ने क्या करा, एक छोटा सा होल कर दिया यहाँ पे,
ठीक है ना, छोटा सा होल करके देखा कि क्या होगा। तो छोटा सा होल करने का मतलब है कि लाइट इस होल से पास होगा और यहाँ पे ब्राइटनेस दिखेगा और बाकी जगह क्या क्या होगा, शैडो होगा। होना भी चाहिए, क्या बोल रहे हो? जैसे अगर यहाँ पे एक छोटा सा होल हाँ। करोगे तो लाइट ऐसे पास करेगा और यहाँ पे जाकर क्या होगा, ब्राइटनेस होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये लाइट ऐसे गया, यहाँ पे फेनोमेना ऐसा हुआ कि इधर भी फ्रिंज बन गए, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, इधर भी डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे फ्रिंज बन गया, ठीक है ना। लेकिन हमने सोचा क्या था, हमने ये सोचा था कि ये लाइट रे अगर इधर से पास हो रहा है तो यहाँ पे जाकर के इस सरफेस को इल्यूमिनेट कर देगा, जिसके चलते इधर तो ब्लैक 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 ब्लैक, इधर ब्लैक 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 होना चाहिए। एक पॉइंट पे एक टिप ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे डार्कनेस नहीं होगा, वहां पे ब्राइट होगा, ठीक है, शैडो नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, क्यों? डिफ्रैक्शन के चलते। क्योंकि डिफ्रैक्शन के चलते जब ये लाइट यहाँ आया ना, ये देखो, ये जूम करोगे तो यहाँ पे एक्चुअली में बहुत सारे और भी ये रे ऑफ लाइट मिलेंगे। हमने अगर बड़े स्केल में देखा है, अगर इसको जूम करेंगे तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे अंदर लाइट के और सारे रेज है। तो जूम करने के बाद क्या हुआ कि कुछ जो लाइट रेज थे जो कॉर्नर से टकरा करके बेंड हो गए थे, और उस बेंडिंग के चलते क्या हुआ था, बेंडिंग के चलते क्या हुआ था, अलग अलग पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया था। क्योंकि सारे वेव्स जो थे वो सारे जो रेज थे, या वेव भी बोल सकते हो क्योंकि वेव ही है इधर, सारे जो वेव थे वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करके स्क्रीन पे पहुंच रहे थे, सब अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करके स्क्रीन तक पहुंच रहे थे। जैसे यहां से कोई बेंट हुआ लाइट, बेंट होकर के इधर पहुंचा, यहां से लाइट बेंट हुआ, वो भी बेंट होकर के यहां पहुंचा। अब इन दोनों जो लाइट है इनके बीच में पाथ डिफरेंस है, हरी बात समझ में? दो कॉर्नर से, ये जो दोनों कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे दो लाइट रेस टकरा है, टकराने के बाद उनका बेंडिंग हुआ। तो बेंडिंग होने के चलते अब तुम लोग मन में बिठा लिया होगा कि सर बेंडिंग इधर इसका क्यों नहीं हुआ, इधर भी कुछ लाइट होगा ना, वेव, जो इधर भी बेंड हो रहा होगा। लेकिन हमें किससे मतलब है, हम मान रहे हैं इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा होगा। तो हमने इस कॉर्नर से एक लाइट वेव निकाला, यहाँ पे मिलाया, दूसरे कॉर्नर से एक लाइट वेव निकाला, यहाँ पे मिलाया, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लाइट वेव निकलते हैं, तुम बहुत ही छोटा 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 कर लोगे ना, फिर भी उस छोटे से पाथ में मिलियंस ऑफ लाइट वेव पास हो सकते हैं। सर टिंडल इफेक्ट की तरह। टिंडल इफेक्ट दूसरा चीज हो गया, टिंडल इफेक्ट ऐसी ही है, लेकिन एक होल से बाहर निकल के इतना सारा हो जा रहा है। नहीं, इतना सारा हो नहीं जा रहा, उतना सारा पहले से है। देखो, मैंने इधर एक लाइट दिखाया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही लाइट है। जैसे तुम छोटा सा भी होल करोगे ना, बहुत छोटा होल, उसमें से कितने रे ऑफ लाइट पास हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, बहुत सारे। अगर मैंने इधर दिखाया है ना कि 1 2 3 4 5 लाइट रेज है, इसी से काम चल जाएगा? नहीं, इसमें बहुत सारे लाइट रेज ऐसे जा रहे हैं, मैंने बस 5 को दिखाया। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लाइट रेज जा रहे हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि ये होल करोगे ना तो इस होल से एक ही लाइट रे पास करेगा, उस होल से क्या करेंगे, बहुत सारे लाइट रेज पास होंगे। उनमें से कुछ कॉर्नर्स पे टकरा हुए हैं, कुछ ऐसे ही सीधा सीधी पार कर जा रहे होंगे। आ रही बात समझ में? जल्दी बोलो। वो जो मैंने एक रे दिखाया था ना कि एक रे आया ऐसे पार करके यहाँ पे हिट कर दिया, एक रे नहीं था, बहुत सारा रेस था। क्योंकि डायमेंशन कितना भी छोटा कर लो ना, जो तुम्हारा डायमेंशन वेवलेंथ का होता है, लाइट का वेवलेंथ का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ही छोटा होता है। आ रही बात समझ में? तो एक छोटा सा भी होल करोगे ना, पिन होल करोगे, उसमें से बहुत सारे वेव्स पास हो जाएंगे, ठीक है। और सारे वेव क्या करेंगे, उसमें कुछ डिफ्रैक्ट होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ स्ट्रेट जाएगा। तो हमने क्या करा, दो वेव जो डिफ्रैक्ट हो रहे हैं दो कॉर्नर से, उसको ले जाकर के एक पॉइंट पे मीट कराया। अब इन दोनों वेव में है पाथ डिफरेंस। इस पाथ डिफरेंस के चलते क्या होता है, दोनों इंटरफेयर करते हैं और उसके चलते सुपरपोजिशन होता है। सुपरपोजिशन के चलते कहीं इंटेंसिटी ज्यादा होता है, कहीं इंटेंसिटी कम होता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन दिस डिस्टेंस। आ रही बात समझ में? तो एक तरीके का ये इंटरफेरेंस ही है, बट इंटरफेरेंस पहले वाले सिचुएशन में क्या हो रहा था ना,
हम जो दो लाइट सोर्स ले रहे थे उनके बीच में डिस्टेंस था। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से जो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स निकल रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट लाइट रेज निकल रहे हैं, उन्हीं का खुद का इंटरफेरेंस करा रहे हैं। आ रही बात समझ में? क्योंकि एक स्लिट से पास करा रहे हैं तो उनका बेंडिंग हो रहा है, और उस बेंडिंग के चलते दिक्कत हो रहा है। बेंडिंग के चलते पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है, उस पाथ डिफरेंस के लिए चलते अलग अलग वेव्स इंटरफेयर करेंगे। आ रही बात समझ में? डिफ्रैक्शन समझना थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, जल्दी। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है? चलो कोई ना, अगले क्लास में और पढ़ेंगे और समझ में आएगा। डिफ्रैक्शन के लिए एक बढ़िया से क्लास लगेगा एक और, उसमें समझेंगे। चलो 11th वाले एंट्री कर रहे हैं तो 12th वाले लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। गया ऐसे ही रहो, 5 मिनट आ रहे हैं।